जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के कुछ और कंसेप्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन बताए थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप था और कुछ कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं, तो आज हम उन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर उस पर आधारित क्वेश्चन आपको अगले दिन लेकर आएंगे और एक दिन आपका टोटल क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए हुए आइए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की। और इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा, आप एक एक करके 2 4 5 वीडियो देखिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए, कंसेप्ट अच्छा लगे, समझ में आए, तो क्या कीजिएगा मालूम है? उन्हें देखिए, उन्हें लाल वाला बटन है वो, उनमें लिखा है सब्सक्राइब, कर लीजिए। आपके काम का बात होगा ना, तो कर लीजिए। वहां जाकर वहां एक घंटी का बटन भी आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे धड़ाक से आपके यहाँ पहुंचेगा पहले। ठीक है, और आप उसको देखिएगा, देखकर आप उससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। आइए साथियों, देखिए हम देख रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स का आपको जोड़ बता दिए थे, घटाव बता दिए थे और गुना बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका मैट्रिक्स जो है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, तत्समक नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन यानी योग का क्रम विनिमय नियम क्या है कि यदि आपका मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स को आप जोड़ते हैं, ठीक ना, यदि दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसको आप यदि जोड़ते हैं तो ए बी का मान और बी प्लस ए का मान दोनों आपस में बराबर होता है। इसी को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। इसी को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है दोस्तों, यह है आपका योग का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, ये आपका मैट्रिक्स योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और आपको यह भी बता दिए हैं कि मैट्रिक्स को आप जोड़ तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो। घटा तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो। कोटि के बारे में आपको बता दिया गया है, आप जाकर वीडियो को देखिए। इस प्ले लिस्ट में सबका सब मैट्रिक्स का जो शुरुआत से क्लास लिया गया है, सबका सब वीडियो है। आपको सब पता चलेगा कि हम कोटि क्या कह रहे हैं, उसके बराबर होने की क्या बात कह रहे हैं, ये सारी बात आपको पता चलेगा। ए प्लस बी कैसे निकलेगा, बी प्लस ए कैसे निकलेगा, ये सारी चीज की जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं कि यह जो आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, फिर यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब साहचर्य नियम क्या होता है समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए a प्लस बी ना, एक बार a प्लस बी कर लिए, अब उसमें c को जोड़े तो इसका मान, और फिर इधर समझिएगा कि पहले b प्लस c का मान निकाल लिए और उसमें a को जोड़े, इसका मान, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को कहते हैं योग का साहचर्य नियम। यह आपका योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक है, योग का साहचर्य नियम, बात समझ में आ रहा है आपको? तो आपका मैट्रिक्स जो है यानी अवयव योग के साहचर्य नियम का भी पालन करता है। और यह जो आपका है कि ये आपका मैट्रिक्स जो है ये तत्समक नियम का भी पालन करता है। अब तत्समक नियम क्या है समझिएगा, तत्समक नियम क्या है? तत्समक नियम जो होता है आपका, जैसे कोई भी आपका मैट्रिक्स ए है जो m गुण n कोटि का है, और एक मैट्रिक्स आपका शून्य मैट्रिक्स है जो m गुण n कोटि का है। यदि आप इसको आपस में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू, या फिर 0 प्लस a यानी कोई शून्य अवयव और कोई मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, सो यह हमेशा जो है कितना के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो इसी को कहते हैं योग का तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम, इसी को कहते हैं योग का तत्समक नियम। बातें समझ में आई होगी आपको? तो अब आप समझ लीजिए कि आपका मैट्रिक्स जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी उसके क्रम को बदल दिया जाए तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है और यह तत्समक नियम का भी पालन करता है। तत्समक क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा कि घटाव जो है इन सारे नियम को पालन नहीं करता है। घटाव में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है a माइनस बी बराबर बी माइनस ए, नहीं हो सकता है।
ठीक ना। हाँ, आपको ये सब बातें बता दी हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्यों नहीं हो सकता है। अब समझते हैं इसके गुना के बारे में कि यदि कोई दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो उसके गुणनफल में क्या दिखता है आपको और क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, ए आई जे, जो m गुने n कोटि का है, और एक मैट्रिक्स आपको b दे दिया गया है जो b आई जे है। ठीक है, ये आपका p गुने q कोटि का है। समझिएगा, p गुने q कोटि का है, तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले मालूम होना चाहिए, समझ लीजिए कितना कर सकते हैं। जब a के जितना पंक्ति में अवयव होगा उतना ही b के स्तंभ में अवयव होना चाहिए। याद रखिए, a के जितना पंक्ति में अवयव होगा b के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी जाके आप दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां आपका है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब बताइए कि इसके पंक्ति में कै गो अवयव है। यदि इसका आप लिखते हैं, यदि इसका आप कोटि लिखते हैं तो 2 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है, तो 2 गुने 3। हम यहाँ पंक्ति और स्तंभ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पंक्ति के अवयव की बात कर रहे हैं और स्तंभ के अवयव की बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए इसके पंक्ति में कै गो अवयव है, 1 2 3 गो अवयव है एक पंक्ति में। तो जो आपका दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके एक पंक्ति में 3 गो, एक स्तंभ में 3 गो अवयव होना चाहिए, क्योंकि जितना इसके पंक्ति में होगा उतना इसके स्तंभ में होगा, तभी जाके आप गुना कर सकते हैं। तो स्तंभ ये आपका होगा 2 3 4 5 6 7। अब कै गो स्तंभ बनना है उससे आपको मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि जितना इसके पंक्ति में अवयव होगा उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी जाके आप आपस में गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका हो गया 1 2 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ, 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ ना, यानी कुल मिलाकर कहा जाए पंक्ति में जितना अवयव है 3 गो है ना, तो इसके स्तंभ में भी 3 गो अवयव होना चाहिए, तभी आपस में गुना हो सकता है, अन्यथा गुना नहीं हो सकता है। तो एक चीज आप समझ लीजिए अब कि जब आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, समझिएगा, ये पूरा इससे गुना होगा और ये पूरा इससे गुना होगा। ठीक है, ये वाला पूरा इससे गुना होगा और ये पूरा इससे गुना होगा, तो एक अवयव बनेगा। फिर दोबारा में समझिएगा, एक अवयव से दोनों में गुना होगा, फिर एक अवयव से दोनों में गुना होगा। तो यदि ये है आपका a और ये है आपका b, तो जो a गुना b आएगा, a गुना b आएगा वह कितने कोटि का होगा, उसमें कितने कोटि होगा, तो समझिएगा कि जो a गुना b आएगा उसका कोटि यदि आपको निकालना हो तो पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ लिख दीजिए, पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ लिख दीजिए, तो a गुने b की कोटि पता चल जाएगा। ये आपका 2 गुने 2 कोटि का होगा, a गुने b जो होगा आपका क्या होगा, 2 गुने 2 कोटि का होगा। यहां से समझिए, यदि a का कोटि है m गुना n और b का कोटि है p गुना q, b का कोटि है p गुना q, तो समझ लीजिएगा कि a गुने b का जो कोटि होगा आपका, a गुने b का जो कोटि होगा वो क्या होगा, समझिएगा, a गुने b का जो कोटि होगा वह इसका पंक्ति और इसके स्तंभ को मिलाकर होगा, यानी m गुने q कोटि का होगा, m गुने q कोटि का होगा। आया बात समझ में साथियों कि दो मैट्रिक्स को गुना आप करेंगे तो सबसे पहली बात कि इसके पंक्ति में जितने सदस्य हैं उतना ही सदस्य इसके स्तंभ में होना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात कि उसकी कोटि क्या होगी, कैसे पता चलेगा, तो यहां से पता चलेगा, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ ले लीजिए तो दोनों के गुणनफल की कोटि पता चल जाएगा, यानी m गुने q कोटि का होगा। अब समझिए कुछ एग्जाम्पल यहां दिखाते हैं आपको, धैर्य रखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में जाकर। याद रखिएगा इतना ही चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, यही बात आपको याद रखना है हमेशा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है जो आपका 2 गुने 3 कोटि का है, 2 गुने 3 कोटि का है, और बी कोई मैट्रिक्स है, समझिएगा बी कोई मैट्रिक्स है जो आपका
जो आपका 3 गुने 3 कोटि का है, ठीक है, 3 गुने 3 कोटि का है। अब समझिएगा 3 गुने 3 कोटि का है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, यदि a गुना b आपसे पूछा जाए कि a गुना b की कोटि क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा a का पहला वाला और b का दूसरा वाला, यानी a का पंक्ति और b का स्तंभ, यदि दोनों को गुना करके लिखा जाए तो वो ए बी की कोटि पता चल जाएगा, यानी ए बी की कोटि होगा आपका 2 गुने 3 कोटि का। और समझिए यदि आपसे पूछे कि बी ए की कोटि क्या होगा, तो बी पहले आ गया, जो पहले होगा उसका पंक्ति और जो बाद में होगा उसका स्तंभ, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ लेना पड़ेगा आपको, तब ये 3 गुने 3 कोटि का बनेगा, तब जो आपका होगा 3 गुने 3 कोटि का बनेगा साथियों। ठीक है, आई बात समझ में, आपको क्लियर हो गया। जो पहले रहेगा उसका पंक्ति और जो बाद में रहेगा उसका स्तंभ, जो पहले रहेगा उसका पंक्ति और जो बाद में रहेगा उसका स्तंभ ले लीजिए, तो a गुने b का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको यह चीज पता चल गया। अब आपको देखना है कि एक काम और होता है इसमें, a का ट्रांसपोज आप कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, a का ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं समझिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स A आपको दे दिया गया हो, A आपको दे दिया गया हो, जैसे 2 3 5 4 3 2, मान लीजिए ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया गया हो, ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया गया हो, बताइए कि ये कितने कोटि का है, तो ये आपका है 2 गुने 3 कोटि का, और आपको कहेगा इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालिए। तो परिवर्त कैसे निकालेंगे समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख लीजिए, केवल पंक्ति वाला को स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति वाला को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ वाला को पंक्ति बना दीजिए, आंसर आ गया। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 5, बस इसको ठामे उलट दीजिए, ठामे एकदम, ऐसे है तो उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, ऐसे है तो ऐसे खड़ा कर दीजिए उसको, कितना हो जाएगा 4 3 2 ना, यही ना होगा 4 3 2। अब समझिए कि इसकी कोटि क्या है, तो देखिए 1 2 3 गो पंक्ति, स्तंभ कै गो, तो 2 गो, देखिए ठामे इसका जो है ठामे उलट गया ना, ठामे इसका उलट गया, क्या कोटि उलट गया ना। तो आपको यदि इसका डिफिनीशन देखना हो तो कोई मैट्रिक्स ए आई जे के रूप में है जो m गुने n कोटि का है, जो m गुने n कोटि का है, तो उसका A ट्रांसपोज जो होगा आपका वो क्या होगा, ए जे आई ना, इसका भी स्थान चेंज हो जाएगा ना, इसका भी स्थान चेंज हो जाएगा और कोटि भी चेंज हो जाएगा, n गुने m कोटि का हो जाएगा, n गुने m कोटि का हो जाएगा। इसी को कहते हैं A का ट्रांसपोज यानी A का परिवर्त। कैसे निकालेंगे, बस केवल जो आपका पंक्ति में है सबको खड़ा कर देना है, केवल ये पंक्ति को ऐसे खड़ा कर दीजिए, ये पंक्ति को ऐसे खड़ा कर दीजिए, और पंक्ति है तो उसको खड़ा कर दीजिए, और पंक्ति है उसको भी खड़ा कर दीजिए। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, ट्रांसपोज निकल गया आपका, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए तो ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब देखिए ट्रांसपोज के कुछ गुण भी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म जो आपको यहाँ दिख रहा है, ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर होता है। ठीक है, यदि एक बार ट्रांसपोज निकालिएगा फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए तो वह कितना के बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है, यानी पहले जैसा हो जाता है। यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। यदि ए बी के ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, और यदि किसी कांस्टेंट को आप ए से गुना करके उसका ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है, या कांस्टेंट को बाहर रखिए, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए और फिर के से उसमें गुना कर दीजिए, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। पहले गुना कर लीजिए कांस्टेंट से, उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए, या पहले ट्रांसपोज निकाल के बाद में के से गुना कीजिए किसी कांस्टेंट से, दोनों का मान हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यह था आपके अवयव के परिवर्त का गुणधर्म। ठीक है, अवयव के परिवर्त का गुणधर्म जो आपको दिख रहा होगा, इसे आप याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको वाई फार्मूला के रूप में यह सब पूछ देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट उसका आंसर वहां पर लिख दीजिएगा। अब ऐसा क्यों हो जाता है, कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसके लिए तो आपको सिलेबस में जाने की जरूरत है। ठीक है, सिलेबस वाले वीडियो में हम देखेंगे वहां पर, लेकिन अभी जो है आपको इसको याद रखना है सिर्फ,
इसी में आपका आता है एक सममित और एक विषम सममित अवयव, ठीक है। एक आता है आपका सममित और एक आता है विषम सममित। तो देखिएगा सममित और विषम सममित क्या होता है समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा सममित और विषम सममित को। यदि अब हम लोग जानते हैं सममित और विषम सममित अवयव के बारे में। देखिए सममित अवयव यानी इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है आपका कि यदि कोई मैट्रिक्स ए आपका दिया गया है और उसका ए ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सममित अवयव। अब देखिए ए क्या है, तो यदि मान लीजिए कि ए कोई अवयव है जिसका अवयव है ए आई जे, आई आपका पंक्ति होता है और जे स्तंभ इसको दर्शाता है जो हम बता दिए हैं। तो ये जो ट्रांसपोज निकलता है तो उस समय क्या होता है कि उलट जाता है ना, जो आपका पंक्ति है वो स्तंभ में आ जाता है, स्तंभ वाला पंक्ति में चल जाता है, तो ये उलट जाएगा तो जे आई, यानी ए बराबर ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी दोनों आपस में यदि बराबर हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव बोलते हैं। यानी इसको हम कहते हैं उल्टा पुल्टा एक समान, ठीक है। सममित अवयव को आप कहिएगा उल्टा पुल्टा एक समान। यदि उसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए वो हमेशा एक बराबर होगा, उसी को बोलते हैं सममित अवयव। अब देखिए इसका एग्जांपल भी आपके सामने है कि यहाँ ए बराबर आपको ये दिया गया है, तो आपको यदि ए ट्रांसपोज चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए। देखिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो ऐसे पंक्ति में है जो सूतल है उसको खड़ा कर दीजिए, खाली ना सूतल है उसको खड़ा कर दीजिए, तो √3 2 और 3 कितना हो जाएगा, √3 2 3, ठीक है। जो ऐसे सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए केवल 2 के बाद कितना हो जाएगा -1.5 और फिर आपका हो जाएगा -1। देखिए ये सोया हुआ है इसको केवल खड़ा कर देना है, 3 -1 देख लीजिए आप दोनों आपको एक जैसा दिख रहा होगा। देखिए तो दोनों एक जैसा दिख रहा है। अब ये लिखते कैसे हैं ये भी आपको हम बताने वाले हैं। आइए विषम सममित के बारे में देखते हैं। विषम सममित क्या है, विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखिए इसको क्या कहते हैं कि यदि उसका ट्रांसपोज का मान -1 के बराबर आ जाए, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल के यदि उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो देखिए इतना के बराबर आ जाता है, यानी ए ट्रांसपोज का मान -1 के बराबर आ जाए, अर्थात ए जे आई यही ना ट्रांसपोज है, ठीक है। स्थान बदल जाता है, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, ट्रांसपोज। इसका मान जो है -AIJ के बराबर हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर है, ए बराबर मान लीजिए कि ये है। अब इसका ट्रांसपोज निकालकर चेक करके देख लीजिए पहले आप क्या हो जाएगा। देखिए तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो सोया हुआ है उसको केवल खड़ा कर देना है, 0 1 2, देखिए 0 1 2, इसके बाद -1 0 3 -1 0 3 और इसके बाद -2 -3 0 -2 -3 और 0। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो इसमें प्लस में था वो अब इसमें माइनस में दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर एक प्लस में था, दो भी प्लस में था, तो यहाँ ये आपका माइनस में दिख रहा है, ये भी माइनस में दिख रहा है, यानी अंतर क्या है, सिर्फ माइनस का। तो यदि यहाँ से आप माइनस को बाहर कर लेते हैं तो देखिए जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा ना, ये सब माइनस में था तो प्लस में चला जाएगा, और ये सब प्लस में था तो कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि दोनों आपको एक जैसा लग रहा है, तो क्या हो गया, देखिए था ए बराबर -A ट्रांसपोज भी इसको कह सकते हैं आप आसानी से, ए बराबर -A ट्रांसपोज भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका होता है विषम सममित अवयव, ठीक है। अब देखिए जो सममित अवयव और विषम सममित अवयव आप लिखते कैसे हैं, बड़ी आसान चीज है। यदि आपको सममित अवयव का एक एग्जाम्पल लिखना है तो सिंपल कार्य क्या करना है, देखिए यहाँ कॉर्नर पर आपको जो मन में आए संख्या लिख दीजिए, इधर भी आपको जो मन में आए लिखिए, 3 6, लेकिन याद रखिए जो इधर लिखे हैं वही इधर लिखना है, 3 6। अब बीच में यहाँ पर जो मन में आए फिर लिखिए, मान लीजिए 5 लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितना यहाँ लिखिएगा उतना ही आपको यहाँ लिखना है, फिर यहाँ जो मन में आए लिख दीजिए। देखिए ये आपका बन गया सममित अवयव। आप चेक करके देख लीजिएगा ये सममित अवयव बन गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, यदि कोई आपसे सममित अवयव का एग्जाम्पल पूछे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं उसको। आप क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पर आपको जो मन में आए संख्या रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर भी आपको जो लिखना है लिख लीजिए, लेकिन जो इधर लिखिएगा वही आपको इधर भी लिखना होगा, ठीक है। फिर बीच वाला आपको जो मन में आए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाला जो मन में आए लिख लीजिए।
फिर यहाँ पर जितना लिखना है उतना ही यहाँ भी लिखना होगा, और फिर यहाँ पर जो मन में आया लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से ये बात। तो अब आपको विषम सममित कैसे लिखना है, तो देखिए विकर्ण में हमेशा 0 लिखिएगा। ठीक है, विकर्ण में हमेशा 0 लिखिएगा, इन्हें प्लस लिखिएगा तो इन्हें माइनस वाला लिखिएगा, फिर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस वाला, बस यही आपको करना है। सममित और विषम सममित आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपको कुछ और चीज इसमें जानना है जो आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव का कुछ गुणधर्म भी है जो आपको हम बताने जा रहे हैं अभी। उसके सममित और विषम सममित अवयव का गुणधर्म, यदि उसको योगफल के रूप में लिखा जाए सममित और विषम सममित अवयव को, तो क्या होगा समझिएगा, A प्लस A ट्रांसपोज, याद रख लीजिए A प्लस A ट्रांसपोज ये आपका सममित अवयव होता है, सममित अवयव होता है। A प्लस A ट्रांसपोज ये सममित अवयव होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज ये आपका विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है, याद रखिएगा विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, अब आप चाहे तो इसमें किसी कांस्टेंट से गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सममित और विषम सममित अवयव का योगफल, विषम सममित और सममित अवयव का योगफल। ठीक है साथियों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये चीज भी, सममित और विषम सममित अवयव का योगफल। ठीक है, हम लोग जानेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। यानी व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, समझिए कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, एक कोई मैट्रिक्स नहीं, वो आपका ए जो होगा वर्ग अवयव ही होना चाहिए, चाहे वो 2 गुने 2 कोटि का हो, 1 गुने 1 कोटि का हो, या 3 गुने 3 कोटि का हो। बात समझ में आ रहा है, जो भी आपका होगा वह वर्ग अवयव ही होगा। तो समझिए कि ए आपके पास कोई वर्ग अवयव है, और उसके बाद बी एक ऐसा वर्ग अवयव आपको मिल गया जिसको यदि आप ए से बी में गुना कर दिए, माने ए से जो है बी में गुना कर दिए, या बी को ए से गुना कर लिए, माने ए और ए गुने बी का मान, बी गुने ए का मान यदि आई के बराबर हो जाए, आई बोले तो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आई को बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, और इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा तत्समक अवयव का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तत्समक अवयव आप लिखते कैसे हैं, देखिए जैसे 2 गुने 2 कोटि का लिखना है तो 1 0 0 1, यदि आपको 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव लिखना है तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बातें आपको बता दी हैं, इसी को बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, जिसके विकर्ण का अवयव सिर्फ और सिर्फ 1 हो 1, उसी को बोलते हैं तत्समक अवयव। तो फिर से समझ लीजिए कि यहां पर व्युत्क्रमणीय अवयव की बात की जा रही है कि कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा, आपको कैसे पता चलेगा, जांच क्या है उसका, तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक अवयव ऐसा है, अवयव आपके पास ऐसा है ए, वो भी वर्ग अवयव होना चाहिए, याद रखिएगा, और बी वही समान कोटि का एक और अवयव आपको दे दिया जाए, आपके पास आ जाए, और यदि दोनों को आप गुना करते हैं, ए को बी से गुना करते हैं या बी को ए से गुना करते हैं, इस कंडीशन में यदि मान आई के बराबर आ रहा है, यानी तत्समक अवयव के बराबर आ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यहां पर ये बी जो है, बी तो आपको लाए हैं ना अलग से, तो बी जो है बी ए का व्युत्क्रम अवयव होगा। इसे संकेत में ए इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है, इसे संकेत में किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ए इनवर्स के द्वारा। अब समझिए, ये तो हो गया आपका इनवर्स वाला बात। हम आपको एक और मेथड से समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि x और आपको कहे कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहिएगा 1/x, 1/x, यही कहिएगा ना। हम कहे कि x मेरे पास है, तो और x का व्युत्क्रम आपको चाहिए तो क्या होगा, 1/x। यदि आप इसको गुना करते हैं तो कितना के बराबर आता है, देखिए था 1 के बराबर आता है। यहां भी तो वही कंसेप्ट है ना, यहां भी वही कंसेप्ट है कि आपके पास कोई ऐसा संख्या है, कोई एक संख्या आपके पास है, और उसमें यदि किसी ऐसी संख्या से आप गुना कर देते हैं जिसका गुणनफल 1 के बराबर आता है, तो जिस संख्या से आप गुना कीजिएगा वही ना व्युत्क्रम होगा। यहां पर देखिए x मेरे पास था और उसमें हम 1/x ऐसी संख्या था जिससे गुना कर दिए तो गुणनफल 1 के बराबर आ गया, तो यह 1/x जो है x का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। यानी जिससे आप गुना किए वही व्युत्क्रम होगा, जिससे आप गुना किए वही व्युत्क्रम होगा। बातें समझ में आई? बस ये आसान चीज आपको समझना है, यही कंसेप्ट याद रखिएगा
कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यही बात मैट्रिक्स में लागू हो रहा है कि यहां पर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिससे ए और बी को गुना कर दिया जाए या फिर बी और ए को गुना कर दिया जाए तो उसका मान आई के बराबर हो जाए, यानी तत्समक अवयव के बराबर हो जाए, अर्थात 1 के बराबर हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे कि यहां पर b जो है a का क्या होगा, व्युत्क्रम अवयव होगा और उसे a इनवर्स द्वारा सूचित किया जाएगा। कैसे सूचित करेंगे उसको? a इनवर्स के द्वारा। अब हम लोग ये देखेंगे अगले वीडियो में कि a इनवर्स का मान निकालते कैसे हैं, व्युत्क्रम का मान कैसे निकाला जाता है, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगला वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जितना कंसेप्ट आपको दे दिए हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, शेयर कर दीजिए वीडियो को, तनी लाइको कर दीजिए, बहुत देर से बोले हैं गर्दन फंस गया, लाइक कर दीजिए। हाँ, तनी ललका बटन दबा लीजिए, जो लाल वाला है ना उन्हें उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को जो है ना घंटी वाला बटन उसको भी दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखिए, वीडियो डालेंगे आपके पास धड़ाक से पहुंच जाएगा, आप देख लीजिएगा, कंसेप्ट अच्छा लगा हो तब। ठीक है साथियों, समझ में आ गया बात? चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।